हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जीओसी का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। तभी इससे पहले तक हम लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के सारे पॉसिबिलिटीज़ को हम लोगों ने देख लिया था। और जो भी पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको दिखाई थी, मैंने अराउंड केस एफ तक मैंने डिस्कस किया था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे वो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर के आपको मिलेंगे। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग क्यों देख रहे हैं, जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि कहाँ पर रिएक्शन हो सकता है, कौन सा मेजर प्रोडक्ट हो सकता है, कौन सा माइनर प्रोडक्ट्स हो सकता है। बट अभी के लिए तत्काल आप धीरे धीरे सीखते रहिए। अभी हम लोग बस देखते हैं कि क्या क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, और इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि एक से ज़्यादा पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता था। तो आज उसकी हम लोग स्टेबिलिटी को हम लोग डिटरमाइन करने का तरीका सीखेंगे। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग एक केस देखते हैं, जो कि हम लोगों ने एक देखा था CH2O और H, और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक वैकेंट और यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद एक वैकेंट ऑर्बिटल है। तो इसका जब हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो ये ऑक्सीजन के ऊपर जो एक्स्ट्रा लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड के बनाने में काम आएगा और इसके वैलेंसी को ऑक्यूपाई करेगा। तो जो फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड और O और H, और इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसे हम बोल रहे हैं स्ट्रक्चर ए और इसे हम बोल रहे हैं स्ट्रक्चर बी। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो अगर किसी ने पूछा कि इस दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मोस्ट स्टेबल कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें से कोई एक ही स्टेबल हो सकता है। और ये दोनों क्या है कि ये दोनों अनइक्वल कंट्रीब्यूटिंग है। एक बार में पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आ रहा है तो दूसरी बार पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है। तो ये दोनों अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है और अनइक्वल कंट्रीब्यूटिंग है। तो इसको हम लोग कैसे, इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स अगर हम लोग के सामने आते हैं तो इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग के पास कुछ रूल्स रहेंगे और उस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग एक एक रूल को हम लोग डिस्कस करेंगे और सारे रूल को हम लोग कवर अप करेंगे, जो डिसाइड करेंगे कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। तो उसमें आप रूल्स लिख लेंगे। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि हम लोग को काउंट करना है कि पाई बॉन्ड कितने हैं। तो जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स रहेंगे, जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड्स रहेंगे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा। जैसे कि इस केस में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आपका एक पाई बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है जिसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड रहेंगे वो ज़्यादा स्टेबल है। तो स्ट्रक्चर बी जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ए के। तो रूल नंबर ए लिखेंगे, काउंट द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, काउंट द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। और ये क्या रहेगा, स्टेबिलिटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के। जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड्स उतने ज़्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाएगा। तो इस केस में हम देखते हैं यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, तो ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल हो गया है। तो अब तक के केस में आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। जस्ट फॉर एग्जाम्पल इसे हम लोग देखते हैं OH, और इसके साथ एक वैलेंसी हम लोग को यहाँ पर देनी पड़ेगी। ठीक है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो पाई लोन पेयर है ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो इसमें देख सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड अवेलेबल है, यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड अवेलेबल नहीं है, तो इसे बोलना स्ट्रक्चर है, इसे बोलना स्ट्रक्चर बी। तो यहाँ भी स्ट्रक्चर बी इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर ए। तो इस तरीके से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसे बी कर लीजिएगा क्योंकि हम लोग नंबर ऑफ रूल्स जो बताएंगे वो 1 2 करेंगे। स्ट्रक्चर नंबर सी, CH2 और NH2, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को इस्तेमाल करके पाई बॉन्ड बनाएगा, CH2 डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव चार्ज। ये स्ट्रक्चर ए, ये स्ट्रक्चर बी। कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पर पाई बॉन्ड अवेलेबल है, तो स्ट्रक्चर बी स्टेबल है ए से। इसी तरह से एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग।
CH2 पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर जो लोन पेयर है वो यूटिलाइज होगा पाई बॉन्ड को बनाने में, CH2 डबल बॉन्ड क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये भी स्ट्रक्चर ए, ये भी स्ट्रक्चर बी, तो बी इज मोर स्टेबल देन ए, क्योंकि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड अवेलेबल है, यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर सपोज करिए कि कोई हम लोग के पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जस्ट फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O OH, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर ये लोन पेयर ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ खींचेगा और ये पाई बॉन्ड में डोनेट करेगा, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा CH3 C O माइनस डबल बॉन्ड O H और पॉजिटिव चार्ज। तो इस स्ट्रक्चर में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, A और B? तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि B ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल पाई बॉन्ड है, तो हम लोग इस रूल से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहीं पर हम लोग की रिक्वायरमेंट पड़ती है रूल नंबर 2 की, कि अगर पाई बॉन्ड अगर सेम हो जाए तो उस केस में हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो उस केस में हम लोग डिसाइड करेंगे जो भी है, जो भी मॉलिक्यूल अगर है जो न्यूट्रल होगा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, और जिस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज अगर आ जाएगा तो वो थोड़ा सा कम स्टेबल होगा। कोई भी मॉलिक्यूल अपने ऊपर चार्ज रखना नहीं चाहता है, तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो मॉलिक्यूल ए ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो लिखेंगे रूल नंबर 2, रूल 2 स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज सेपरेशन के। चार्ज सेपरेशन मतलब जिस मॉलिक्यूल के ऊपर ज़्यादा चार्ज वो उतना ही कम स्टेबल। अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर ज़्यादा चार्ज आ रहे हैं तो वो ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, और जिस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए स्टेबल देन बी, क्योंकि ए के ऊपर कोई चार्ज नहीं है लेकिन बी के ऊपर चार्ज आ रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, इसका अगर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर खींचेगा और ये जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके बाद CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C और O माइनस, और यहाँ पर H और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, तो ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि ये ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन यहाँ पर सिंगल पाई बॉन्ड है तो ये भी कम स्टेबल है। लेकिन हम लोग चार्ज के बेसिस पर भी देख सकते हैं कि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो ये अगर ऐसे मॉलिक्यूल नंबर ए बोलें, ऐसे मॉलिक्यूल नंबर बी बोलें, तो मॉलिक्यूल नंबर ए ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और बी के ऊपर 2 चार्ज हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसमें से ABC स्ट्रक्चर आपके सामने दिया हुआ है, इसमें से मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये तीनों फॉर्म कैसे हुए होंगे। तो अगर हम A से B की बात करें तो A से B से किस तरह से फॉर्म हुआ है, तो उसने अपने लोन पेयर को यहाँ पर डोनेट किया है, जिसके कारण ये पाई बॉन्ड यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, और इसने अपने पाई बॉन्ड को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ डाल दिया है, और उसके बाद ये पाई बॉन्ड जो शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया है, जिसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया है। तो ये A से B कुछ इस तरह से फॉर्म हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद A to C कैसे फॉर्म हुआ है। तो A से C में जाने के लिए क्या हुआ है कि यहाँ से इसने अपने पाई बॉन्ड को यहाँ पर डोनेट किया है, जिसके कारण यहाँ पर डबल बॉन्ड आया है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया है। उसके बाद इसने क्या किया है कि अपने इस पाई बॉन्ड को इस एटम के ऊपर डोनेट किया है, जिसके कारण यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया है, जिससे और बाकी सब ऐसा ही इंटैक्ट रहा है। तो A से C कुछ इस तरह से फॉर्म हुआ है। तो पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें तीनों स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। तो B सबसे ज़्यादा स्टेबल हम लोग को दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इसके पास 3 पाई बॉन्ड है, 1 2 और 3, बाकी A और B के पास 2 ही पाई बॉन्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है B ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद A और C में हम लोग देखते हैं कौन सा ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। तो A में हम लोग देखते हैं कि A में सिर्फ एक ही पॉजिटिव चार्ज है, बट C में एक पॉजिटिव चार्ज भी है और एक नेगेटिव चार्ज भी है, और यहाँ पर भी आपको एक पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो चार्ज की जो डेंसिटी है वो A पर कम है और C पर ज़्यादा है। तो जितना कम चार्ज रहेगा किसी मॉलिक्यूल के ऊपर वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस केस में A ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर कम चार्ज है, और C कम स्टेबल हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज।
तो इस तरीके से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। बट कहीं कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें कि मान लीजिए कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी सेम आ जाए और नंबर ऑफ ये जो चार्ज जो है चार्ज भी सेम आ जाए, तो हम लोग कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे उसको, तो यहीं पर है रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि स्टेबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मैक्सिमम एटम्स जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग ये डिटरमाइन करेंगे कि अगर ये दोनों रूल अगर फेल होता है तो हम लोग ऐसे मॉलिक्यूल को देखेंगे जिसमें सारा का अगर ऑक्टेट अगर कंप्लीट है तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। लिखेंगे स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्लीट ऑक्टेट फॉर मैक्सिमम एटम्स। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आपके पास 3 मॉलिक्यूल हैं। इस तीनों मॉलिक्यूल में हम लोग को डिसाइड करना है कि इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड है। तो इस रूल से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज में ए के ऊपर कोई चार्ज नहीं है और बी और सी के ऊपर चार्ज है। तो यहाँ पर ए का है जो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब बी और सी की बात करते हैं, तो बी और सी में देखिए यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी एक नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड रूल से इस चीज़ को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो फिर हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कि किस एटम्स का ज़्यादा ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो रूल क्या कहता है कि जिस एटम की ऑक्टेट कंप्लीट होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि किसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एटम जो बी है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन एटम सी है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। कार्बन एक बार में 4 इलेक्ट्रॉन अपने सराउंडिंग में रख सकता है, तो दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हाइड्रोजन से, एक इलेक्ट्रॉन आ गए इस बॉन्ड से, एक इलेक्ट्रॉन आ गए इससे। तो बी जो है तो इसमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। इस केस में हम लोग देखते हैं क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। तो क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 में से इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बना लिए और 2 2 4 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हुए थे जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज से कंपनसेट कर दिए हैं। तो यहाँ पर भी क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इस केस में हम लोग देखते हैं तो कार्बन के चारों तरफ 4 एटम होने चाहिए जिसमें कि 2 हाइड्रोजन से आ रहे हैं और एक इस बॉन्ड से आ रहे हैं, मतलब इस और एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, मतलब इसका एक ऑक्टेट एक इलेक्ट्रॉन कमी है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। क्लोरीन में हम लोग देखते हैं क्लोरीन माइनस है यहाँ पर, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, तो 2 2 4 और यहाँ पर मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने यूज कर लिए बनाने में, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसका जो लोन पेयर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके ऑक्टेट से भी एक्सटेंड हो रहा है, मतलब डी ऑर्बिटल में इसका इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसका भी जो ऑक्टेट है कंप्लीट नहीं है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं कि बी का जो है ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन सी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जिसके कारण बी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू सी से। तो अगर मान लीजिए रूल नंबर 2 और 3 दोनों 1 और 2 दोनों फेल अगर होता है तो हम लोग देखेंगे कि किस मॉलिक्यूल का ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। बट सपोज कि रूल नंबर 1 2 और 3 दोनों अगर फेल हो जाएं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है वो भी सिमिलर हो, दोनों पर चार्ज भी सेम हो, सारे पर ऑक्टेट भी कंप्लीट हो, तो फिर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, और इसका जो हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज आपका लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, CH2 डबल बॉन्ड C और O माइनस और हाइड्रोजन। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि पाई बॉन्ड दोनों में बराबर है, ये भी आ गया। उसके बाद चार्ज भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी एक नेगेटिव चार्ज है, ये भी रूल फेल हो रहा है। इसका ऑक्टेट हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर भी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पर भी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये तीनों रूल से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो इस केस में यहाँ पर आता है रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 में आप नोट डाउन करेंगे कि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जो भी हम लोग का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है अगर उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा।
नोट कर लेंगे। नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन more electronegative atom. On more electronegative atom and positive charge is more stable on less electronegative atom. तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज एक कार्बन के ऊपर है और एक नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है। हम लोग सब जानते हैं कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जिसके कारण ये बी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है। तो बी इज मोर स्टेबल देन ए। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस पर बेस्ड एक दो एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिख लेंगे विच इज मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, विच इज मोर स्टेबल। स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, NH2 डबल बॉन्ड O और इस पर निगेटिव चार्ज और इस पर भी निगेटिव चार्ज। इसके बाद ये क्या हो रहा है कि अपने निगेटिव चार्ज को यहाँ पर डोनेट कर रहा है, जिसके कारण CH2 NH यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये इधर से मूव हो रहा है O माइनस। और एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, एक और पॉसिबिलिटी CH2 NH। अब ये क्या कर रहा है, नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट कर रहा है यहाँ पे, जिसके कारण इसने अपना डोनेट कर दिया इधर और यहाँ पर ये O नेगेटिव चार्ज इधर से आ गया। तो एक बार में ये इधर से इधर जा रहा है जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है, और दूसरी बार में ये इधर से ये इधर जा रहा है जिसके कारण ये स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो इसमें हम लोग को डिसाइड करना है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि पहले नेगेटिव चार्ज किस किस के ऊपर है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पाई बॉन्ड, आप देख सकते हैं कि ऊपर के सारे रूल फेल हो रहे हैं। सिंगल यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल पाई बॉन्ड है, यहाँ पर चार्ज भी देख लीजिए ऑलमोस्ट सेम ही है, दो चार्ज यहाँ भी है, दो चार्ज यहाँ भी है, दो चार्ज यहाँ भी है। तो इस सब रूल से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो अगर स्ट्रक्चर ए दे रहे हैं इसे बी और इसे सी अगर हम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बी और सी में ज़्यादा स्टेबल होगा स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो एक नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है और दूसरा नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर आ रहा है। इस केस में दूसरा नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आ रहा है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन से। तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो नेक्स्ट जो स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। और ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर चार्ज ही नहीं है, यहाँ पर कार्बन के ऊपर है जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कभी भी अपने पास नेगेटिव चार्ज नहीं रखना चाहता है। तो सबसे लीस्ट जो स्टेबल हो जाएगा वो हो जाएगा ए। तो इस तीनों स्ट्रक्चर में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगी वो हो जाएगी बी, सी और ए। तो इस तरह से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। दो एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कौन सा ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर है, और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन के ऊपर है। पाई बॉन्ड तीनों में सेम है, ऑक्टेट भी सबका कंप्लीट है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्टेबिलिटी हो जाएगी, वो ए ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू बी के, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है। इस केस में हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर है। हम लोग पहला ही रूल लगा सकते हैं, यहाँ पर सिंगल पाई बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल पाई बॉन्ड, यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट, यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट, यहाँ पर भी नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ भी नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये सब तीनों रूल से हम लोग फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन सा जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर है। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर है।
तो ऑब्वियस सी बात है बी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ए के। तो ये बेसिक 4 रूल हैं, लेकिन अगर सपोज करिए कि ये रूल भी अगर फेल हो जाए तो फिर क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पर आता है रूल नंबर 5। तो अगर मान लीजिए चार्ज भी बराबर हो जाए, सारे चीज़ अगर टैली कर जाए, तो फिर हम लोग देखेंगे कि जो चार्ज जो है वो कितने डिस्टेंस पर है। तो जो भी अपोजिट चार्ज हैं वो जितने नज़दीक रहेंगे उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, और जो भी अपोजिट चार्ज है वो जितने दूर रहेंगे वो उतना कम स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और जो लाइक चार्जेज हैं जो जितने नज़दीक रहेंगे वो उतना अनस्टेबल हो जाएगा, और लाइक चार्जेज हैं जितने दूर रहेंगे उतने स्टेबल रहेंगे। तो पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्लियर आइडिया मिलेगा। इफ़ अपोजिट चार्जेज आर क्लोजर टू ईच अदर, हम लोग सभी जानते हैं कि अपोजिट चार्जेज जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर ये अपोजिट चार्जेज एक दूसरे के नज़दीक रहेंगे देन उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, देन दे आर मोर स्टेबल। तो इसमें क्या बोल सकते हैं, दूसरा स्टेटमेंट एक और भी हो सकता है, लाइक चार्जेज मोर स्टेबल व्हेन दे आर फार अवे। लाइक चार्जेज आर स्टेबल व्हेन दे आर फार अवे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज एक हम लोग के पास मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाते हैं तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड जो है लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CO पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन कितने इसने अपने इलेक्ट्रॉन गेन किया नेगेटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये हुआ पॉजिटिव चार्ज। और एक और स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं CH2 CH डबल बॉन्ड CO माइनस, और यहाँ इसने क्या किया है कि अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डोनेट कर दिया है, जिसके कारण यहाँ पर पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया है, और ये जो है CH2 इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि इस केस में कौन सा ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। तो पहले रूल से हम लोग चलते हैं, पहला रूल तो डिस्कार्ड हो गया, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो पहले रूल से ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो पहले जो ज़्यादा स्टेबल है उसे हम लोग लिख देते हैं, तो 1 इज मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इस दोनों के ऊपर चार्ज है। अब जो भी रूल है उस रूल को लगा के उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ रूल कॉमन हो जाए, आपको सारे रूल लगाने की जरूरत ना पड़े। इस केस में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड है, डिसाइड नहीं कर सकते हैं। चार्ज देखते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर ही चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर ही चार्ज है, यहाँ पर कार्बन के ऊपर ही चार्ज है, कार्बन के ऊपर ही चार्ज है, इस रूल से डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इस रूल से भी लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। किसके ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी एक ही पॉजिटिव चार्ज, एक ही नेगेटिव चार्ज, एक ही पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर एक ही नहीं, मतलब जो भी हम लोग अभी तक रूल पर है उस रूल से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए 5वां रूल आया। अब हम लोग देखेंगे कि दोनों जो अपोजिट चार्जेज हैं किस में ज़्यादा नज़दीक हैं। तो इस केस में देखते हैं कि ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक हैं, लेकिन केस नंबर 2 में ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा दूर हैं थोड़े से। तो पहला 4 रूल हम लोग का फेल हो चुका है, तो यहाँ पर 5वां रूल हम लोग अप्लाई करेंगे, और उस रूल से जो स्ट्रक्चर नंबर 2 हो जाएगा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा स्ट्रक्चर नंबर 3 से। क्यों? क्योंकि जो अपोजिट चार्ज हैं वो एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक हैं। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं इसी बेसिस पे। सपोज फॉर एग्जांपल OH, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फिनॉल। इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाएं तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो डबल बॉन्ड O और H, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इसने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डोनेट कर दिया,
जिसके कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया और ये बाकी दो बॉन्ड इसी तरह से एज सच रहेंगे। और इसके बाद एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डोनेट करेगा, तो जिसके कारण OH, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और ये, तो ये है स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2 और स्ट्रक्चर नंबर 3। तो इसमें आप डिसाइड करेंगे कि इसमें स्ट्रक्चर कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो सबसे पहला वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर तो कोई चार्ज है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर नंबर 2 में देखिए बाकी सब रूल सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नहीं है, मतलब एक चार्ज के हिसाब से यहाँ पर चार्ज है, ओके ये मैं मिस कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज है, कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन ये 4 रूल फेल हो चुके हैं, लेकिन इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे के थोड़ा सा डिस्टेंस पर है। तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रक्चर नंबर 2 विल बी मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर नंबर 3। तो ये बस आपको देखने के लिए है कि यहाँ स्ट्रक्चर नंबर 2 ज़्यादा स्टेबल है। तो इसलिए जब आगे पढ़ेंगे तो इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन और इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो ये हम लोग आपको बस एक फील हम दे सकते हैं कि जब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल इतना तो तय है कि वो हमेशा और हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही जाएगा, इतना तो तय हो चुका है इस चीज़ से। दूसरा चीज़ ये है कि आपने इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये भी सीख लिया कि स्ट्रक्चर नंबर 2 ज़्यादा स्टेबल है, तो जो भी ऑर्थो प्रोडक्ट होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू पैरा प्रोडक्ट। तो ये सब धीरे धीरे आप लोग सीखेंगे, पहले आप इस चीज़ को एक समझने की कोशिश करिए कि ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। अगर ये बस आइडिया मिल जाएगा तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म आप बहुत ईजिली समझ सकते हैं और जो भी ऑर्गेनिक के रिएक्शन आएंगे वो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर नंबर 2 ज़्यादा स्टेबल है, तो स्ट्रक्चर नंबर 2 के भी जो प्रोडक्ट रहेंगे वो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा स्टेबल रहेंगे एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चर नंबर 3। तो ऑर्थो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू पैरा प्रोडक्ट, ये हम लोग आगे सीखेंगे जब हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे। सपोज कि हम लोग के सामने कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें ये पाँचों के पाँचों रूल फेल हो जाएं, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर है रूल 6। तो रूल 6 ये कहता है कि अगर मान लीजिए सपोज कि ये एक एग्जाम्पल पहले हम लोग ले लेते हैं कि आपके पास ये एग्जाम्पल हो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर पाई बॉन्ड है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा कुछ इस तरह से होगा। ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस केस में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, एक ही पाई बॉन्ड है, इसमें भी एक ही पाई बॉन्ड है, ये रूल से हम लोग नहीं कर सकते हैं। सेकेंड रूल पर जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ये रूल भी फेल हो चुका है। ऑक्टेट रूल, यहाँ पर भी ऑक्टेट रूल सेटिस्फाइड है, यहाँ पर भी सेटिस्फाइड है, ये भी फेल है। एक ही चार्ज है तो डिस्टेंस की तो हम लोग बात ही नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों सेम है, तो ये पाँचों के पाँचों रूल इसमें फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज जितने ज़्यादा कार्बन से सराउंडेड होता है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा कार्बन से सराउंडेड है, तो इसे अगर हम लोग स्ट्रक्चर ए मान रहे हैं, इसे स्ट्रक्चर बी मान रहे हैं, तो सिंस की ज़्यादा कार्बन से सराउंडेड है और ये कम कार्बन से सराउंडेड है, तो स्ट्रक्चर बी जो हो जाएगा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा स्ट्रक्चर ए से। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा रूल में, पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल when more surrounded, when more surrounded। तो जब हम लोग रिएक्शन जब देखेंगे तो इसमें हम लोग कार्बोकैटायन जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको अलग तरीके से भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और इसमें भी ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, लेकिन अभी एट प्रेजेंट हम लोग वो चीज़ नहीं सीखे हैं। तो भी तत्काल के लिए आप ये समझ लीजिए कि जब भी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा कार्बन से सराउंडेड होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा और जब भी पॉजिटिव चार्ज कम कार्बन से सराउंडेड होगा तो वो कम स्टेबल होगा। तो इस केस में स्ट्रक्चर बी इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर ए। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लीजिए कि हम लोग नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल व्हेन लेस सराउंडेड। तो अगर इसी केस में अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर O माइनस और यहाँ पर डबल बॉन्ड, इसका अगर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम लोग निकालें, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लेकर आएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग दोनों रूल से हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं अगर स्ट्रक्चर ए है और स्ट्रक्चर बी है
तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर ए इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर बी। ये हम लोग दोनों रीजन से हम लोग देख सकते हैं। पहला तो ये है कि यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जो कि हम लोग को इस ऊपर वाले रूल में भी सेटिस्फाइड था। या दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पर कार्बन के ऊपर है, ये तो ज़्यादा सराउंडेड है और यहाँ पर कम सराउंडेड है। तो ये दोनों रूल से हम लोग देख सकते हैं। तो आपको जो रूल सही लगता है उस रूल से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे सिमिलरली नेगेटिव चार्ज is more stable when less surrounded। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के अगल बगल 2 कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बस एक चीज़ से सराउंडेड है। तो ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ें हो गई जिससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि हम लोग किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो इसमें सीक्वेंस ऑफ सारे रूल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप एक एक रूल को पहले चेक करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि कंपाउंड के ऊपर चार्ज है या नहीं है। तो जिसमें चार्ज अगर नहीं रहेगा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स रहेंगे वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर पाई बॉन्ड अगर दोनों अगर कॉमन आ जा रहे हैं तो फिर हम लोग चार्ज के ऊपर बात करेंगे। अगर मान लीजिए चार्ज अगर आ रहा है तो वो अनस्टेबल होगा, जिस पर चार्ज नहीं आ रहा है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर ये दोनों रूल अगर फेल हो जाते हैं, अगर चार्ज भी सेम है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी सेम है, तो फिर हम लोग देखेंगे कि दोनों चार्ज जो है अपोजिट चार्ज जो है वो नियर बाय है या डिस्टेंस पर है। तो जिसमें जो नियर बाय रहेंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू डिस्टेंस पे। अगर ये तीनों रूल भी अगर फेल हो रहे हैं तो फिर हम लोग देखेंगे कि जो चार्ज पार्टिकल हैं या जो भी चार्ज एटम्स हैं उनकी ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर मान लीजिए कि आपको ऑक्टेट अगर समझने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक बार केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर देखेंगे। उसमें देखेंगे कि कार्बन के या जो भी एटम है उसके आसपास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आपको केमिकल बॉन्डिंग से पता चलेगा। अगर ये भी अगर फेल हो रहा है तो उसके बाद फिर हम लोग नेगेटिव चार्ज देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है या नहीं है। अगर ये रूल भी अगर फेल हो रहा है तो फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज अगर आ रहा है वो किसके ऊपर है। ये अगर मोर सराउंडेड है तो ज़्यादा स्टेबल होगा, लेस सराउंडेड है तो कम स्टेबल होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो सिमिलरली अगर वो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा सराउंडेड है तो वो लेस स्टेबल होगा, कम सराउंडेड है तो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और उसके स्टेबिलिटीज़ का डिटर्मिनेशन का तरीका। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेजोनेंस को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब अप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस हम लोग देखेंगे। तो इसमें 4-5 चीज़ है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।